नमस्कार। ये कहानी व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों के लिए है और यह कहानियाँ केवल 18 वर्षीय वयस्क के लिए हैं। हम आपको स्पष्ट रूप से सूचित करते हैं कि यह कहानियाँ केवल काल्पनिक है और वास्तविकता के साथ किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना का कोई संबंध नहीं रखती हैं। हमारे दर्शक को याद दिलाना चाहते हैं कि इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन और समाज में चल रही कुरीतियों को दिखाने के लिए है। कृपया ध्यानपूर्वक और सावधानी से कहानियों का आनंद लें और व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिए इन कहानियों को अपने जीवन में स्थान न दें। मैं एक गुड लुकिंग लड़का हूँ। मेरी उम्र 27 साल है और हाइट 6 फुट है। रंग साफ है। मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। ये रोमांस कहानी तब की है जब मैं कॉलेज खत्म करके कोचिंग के लिए रायपुर गया था। वहाँ रहने के लिए मैंने एक मकान किराए पर लिया था। ये कहानी मेरी और इसी परिवार की लड़कियों के बीच घटी घटना है। शुरुआत कुछ यूं हुई कि मैंने बी.टेक की पढ़ाई भिलाई से की थी। उसके बाद मैं कोचिंग के लिए रायपुर आ गया था। मैं मकान ढूंढता हुआ एक घर में पहुंचा जहां गेट पर लिखा था कि मकान किराए पर उपलब्ध है। ये देखकर मैंने बेल बजाए। अंदर से 50 साल की एक आंटी निकली। उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा मकान किराए पर चाहिए। उन्होंने मेरा परिचय पूछा। मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। फिर उन्होंने नियम व शर्तें बताई। वो सब बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि रूम में शराब आदि नहीं पीना है, रूम में साफ सफाई रखना है और लड़की का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है। फिर आंटी रूम दिखाने लगी। मुझे रूम अच्छा लगा पर आंटी का स्वभाव कुछ ज्यादा ही कठोर लगा। अब मैं करता भी क्या, मुझे जल्द से जल्द रूम लेना था। मैंने भी हामी भर दी और एडवांस में पैसे देकर चला गया। करीब एक सप्ताह बाद मैं अपना पूरा सामान लेकर रूम में आ गया। अगले ही दिन कोचिंग ज्वाइन कर ली। मैं रोज सुबह कोचिंग क्लास के लिए निकल जाता और दोपहर को लौट आता। ऐसा ही चलता रहा। पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही थी। इस बीच मकान मालिक से भी परिचय हो गया था। कोचिंग में कई खूबसूरत लड़कियां आती थीं। कोई जीन्स तो कोई स्कर्ट तो कोई कुछ। ऐसा लगता था जैसे ये हुस्न की परियां पढ़ने नहीं, लड़कों पर बिजली गिराने आती हैं। उनको देखकर लगता था जैसे वे आपस में ही कोई कंपटीशन करके बता रही हो कि मैं सबसे हॉट हूँ। कोचिंग की शुरुआत से ही वो लड़कियां लड़कों के दिमाग में बसना चाहती थीं। जब भी कोचिंग स्टार्ट या खत्म होती, मैं सीढ़ी के पास जाकर खड़ा हो जाता ताकि लड़कियों के लक्के झटके तो मुझे पागल ही बना देते। पूरी कोचिंग के समय मुझे बस उसी सोच का ख्याल बना रहता। इसी तरह से कई दिन बीत गए थे। अंकल आंटी को देखकर मन में ख्याल आता कि इनके कोई बच्चे हैं भी कि नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं है, और अगर हाँ तो वो कहाँ है। मेरा रूम मकान के पहले तल्ले में था। उधर मेरे कमरे के सामने छत थी। मैं उधर हर शाम को टहलता था। एक रोज यूं ही टहलते हुए मेरी नज़र कैंपस के गेट पर गई। वहाँ एक कार आकर रुकी। उसमें से एक हैंडसम सा लड़का निकल कर बाहर आया और उसने वहाँ खड़े अंकल आंटी के पैर छुए। उसके बाद वो घर के अंदर आ गया। मुझे लगा कि कोई रिश्तेदार होगा। बाद में पता चला कि वो उनका बेटा था। अगले दिन जब उससे बात हुई तो पता चला कि उसका नाम मयूर है और वह नागपुर की एक कंपनी में जॉब करता है। वह अपनी 2 दिन की छुट्टी में घर आया है। उसने भी मेरे बारे में पूछा और फिर इधर उधर की बातें शुरू हो गईं। 2 दिन बाद वो भी चला गया। फिर कुछ महीनों बाद यूं ही सुबह सुबह जैसे ही मेरी आंखें खुली तो छत में किसी की पायल खनकने की आवाज आई। जैसे ही मैं बाहर गया, एक लड़की छत से उतर रही थी। उसके खुले खुले बालों से टपकती पानी की बूंदें ऐसे लग रही थीं मानो अभी अभी नहा कर निकली हो। बलखाती कमर पर अटका कर नेकर पहना हुआ था। मेरी नजर ऊपर से नीचे की तरफ गई, जिसमें उसके मॉडल जैसे खूबसूरत पैर मुझे एकदम से तरंगित कर गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूल की कली पूरी तरह खिलकर चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर रही हो और भौरों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। वह अगले ही पल घूमी और तुरंत ही मेरे सामने से ओझल हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। बस एक ही मलाल रह गया था कि उसका चेहरा नहीं देख पाया था। पीछे मुड़कर तो देखा था, मगर तब उसने एक चुनरी से मुखमंडल को ढका हुआ था। उसके जाने के बाद मैंने देखा कि वो कुछ कपड़े सूखने डाल गई थी और उसके ऊपर अपनी वही चुनरी ढक कर गई थी। मैं उन कपड़ों के पास गया और उनको सूंघने से अपने आप को रोक ही नहीं पाया। वाह, क्या जवानी की मादक खुशबू थी यार। क्या मुझे कभी वो हसीना मिलेगी। यही सब सोचते हुए कमरे में आ गया। फिर जब क्लास में गया तो आज किसी तितली को देखने में मन ही न लगा, बस अपनी उस परी के बारे में ही सोचता रहा। कोचिंग से वापस आने के बाद मैं बार बार छत से आंगन की तरफ देखता, पर वह दिखी ही नहीं।
मेरे मन में उस बला को देखने की बड़ी लालसा सी जागी हुई थी, पर बहुत देर तक इंतजार करने पर भी वो नहीं दिखी। उसी शाम को शक्कर लेने पास की ही एक दुकान गया, और जब रहा नहीं गया तो मैंने दुकानदार से पूछ ही लिया कि भैया इनके घर में कितने लोग रहते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि मोहल्ला के दुकानदारों को क्या कुछ पता नहीं होता। वही हुआ। उसने दुकान वाले ने अंकल आंटी के खानदान का पूरा चिट्ठा खोलते हुए बताया कि अंकल आंटी, उनका एक बेटा जिससे मेरी मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, उनकी मंझली बेटी प्रियंका है जो किसी दूसरे शहर में कॉलेज की पढ़ाई कर रही है, और एक बेटी जिसका नाम प्रतीक्षा है। वह अभी 12वीं कक्षा पास करने के बाद यूपी में कहीं अपनी नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टी मनाने गई है। मैंने दुकानदार को थैंक्स कहा और अपने मकान की तरफ चल दिया। दुकान से वापस आते समय मैंने देखा कि कोई लड़की आंगन में झाड़ू लगा रही है। शायद यह वही लड़की थी जिसको देखने के लिए मेरे नैना सुबह से तरस रहे थे। जब देखा भी तो क्या खूब देखा। आह, क्या सीन था। वह थोड़ी झुककर झाड़ू लगा रही थी। उसी समय ने उसने अपनी आंखें उठाई और मेरी तरफ देखा। मेरी निगाहों को उसने पकड़ लिया और सीधी खड़ी हो गई। वह अपने बालों से चूचियों को ढकने का प्रयास करने लगी। न जाने क्यों उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। उसकी 5 फुट 4 इंच की हाइट, सफेद टी शर्ट, नीली नेकर और ऊपर से कितना प्यारा चेहरा, कितनी प्यारी निगाहें थी। दिल खुश हो गया। अब प्रियंका ने अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाई और वहां से शर्माती हुई अंदर की तरफ भाग गई। मैंने सोचा कि अरे ये क्या हुआ, ये अचानक से क्यों भाग गई। मैंने अपनी निगाहें नीचे की तो पता चला कि मेरा तो बुरा हाल हो रखा था। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। मैं मन में सोचने लगा कि लो हो गया पहला इंप्रेशन खराब। मैं अंदर गया और बार बार उसके बारे में सोचता रहा। किसी तरह तो इस लड़की को अपने काबू में लेना ही पड़ेगा। मैं उसको पटाने का प्लान बनाता रहा। उसी सब में रात में नींद ही नहीं आ रही थी। अगले दिन मैं उससे मिलकर माफी मांगना चाहता था, पर वह मिली ही नहीं। 2 दिन गुजर गए। मुझे डर लगा कि कहीं वह ये बात आंटी को न बता दे। फिर तीसरे दिन वो छत में कपड़े सुखाने डालने आई। मैंने मौका देखकर उसके पास गया और उस दिन के लिए माफी मांगी। उसने नजरें झुकाई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मैं सोच में पड़ गया कि कहीं रूम से तो हाथ नहीं धोना पड़ेगा। मेरी दुविधा बढ़ती ही जा रही थी। शाम हो चली थी, तभी वह सूखे कपड़े लेने छत पर आई। मैंने फिर से हिम्मत करके पूछा कि क्या तुमने मुझे माफ किया। उसने कहा, मैंने तो किसी भी चीज का बुरा ही नहीं माना था, तो माफी किस बात की। ये कहकर वो मुस्कुराकर वहां से चली गई। अब कहीं जाकर मेरी जान में जान आई। कुछ दिन बीत गए। कई बार हमारा आमना सामना हुआ, पर कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। एक रात अचानक 9 बजे करीब बिजली चली गई। 1 घंटा हो गया, बिजली नहीं आई। गर्मी का मौसम था, तो मैं छत में ही लेटा हुआ चांदनी रात का मजा ले रहा था कि अचानक से पायल खनकने की आवाज आई। मैंने देखा कि प्रियंका चलकर आ रही है। वह छत की दूसरे तरफ जाकर खड़ी हो गई। उसकी खूबसूरती चांदनी रात में और भी आकर्षक लग रही थी। मैं थोड़ी देर मोबाइल चलाते चलाते चोरी चोरी उसको देखता रहा और सोचा भी बात करूं, पर कैसे। उस घटना के बाद तो किसी की तरह से हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करना था। तो मैंने हिम्मत दिखाई। मैं प्रियंका के पास गया और उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया और हाल चाल पूछा। उसने अच्छे से जवाब दिया। इससे मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। फिर मैंने पूछा, क्या करती हो? तो उसने अपने कॉलेज के बारे में सब कुछ बताया। उसने भी मेरे बारे में पूछा। इस तरह हमारे बीच बातें चालू हो गईं। अब सब सामान्य हो गया था। हम दोनों को बातें करते करते कब 11 बज गए पता भी नहीं चला। मैंने मौका देखकर फिर से उस घटना के बारे में बात शुरू की, पर इस बार थोड़े अलग ढंग से। मैंने तारीफ करते हुए कहा, आप बहुत सुंदर हैं। नहीं तो, वो कहकर रुकी। मैंने कुछ भी नाम नहीं लेते हुए कहा, यूं ही किसी को देखकर ऐसे उसमें हलचल होती नहीं है। ये सुनकर उसने भी मजाकिया अंदाज में कहा, वो सुंदरता भी किस काम की जो वहां हलचल न मचा सके। बस फिर क्या था, हम दोनों ही इस बात पर हंसने लगे। हंसते हंसते मैंने अपना एक हाथ उसके हाथ से हल्का सा टच किया। उसने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने हिम्मत करके उसका वो हाथ पूरा पकड़ लिया। इससे उसकी हंसी रुक गई। उसने अपना हाथ खींच लिया। 2 मिनट के लिए तो जैसे सन्नाटा पसर गया। मैं सोच रहा था कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, तभी मेरे हाथों में उसके हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मेरा मन खुशी से झूम उठा और मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैं प्रियंका के सामने आ गया और दोनों हाथों को पकड़कर उसकी कमर के पीछे लेकर एक हाथ से पकड़ लिया, दूसरे हाथ से उसके चेहरे को ऊपर उठा लिया।
उसकी आंखें बंद हो गई थीं। उसे पता था कि क्या होने वाला है। उसकी सांसें तेज हो चली थीं, जो मुझे महसूस हो रही थीं। उसके होंठ खुल गए। मैंने मौका पाकर काम कर दिया। ऐसा लगा जैसे बिजली सी पूरे शरीर में दौड़ पड़ी हो। ऐसा लगा जैसे लंबे सूखे के बाद बरसात हो गई हो। मैं बारी बारी से मधु का रसपान कर रहा था। इसी बात का तो न जाने कब से इंतजार कर रहा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये घड़ी इतनी जल्दी आ जाएगी। हम दोनों वासना में समाते जा रहे थे। तभी बिजली आ गई और अंधकार का बियाबान रोशनी के चमन में खिल उठा। रोशनी की भपकाहट से प्रियंका ने मुझे तेज धक्का दिया और वह मुझसे अलग होकर नीचे भाग गई। मैं भी निराश होकर अपने रूम में जाकर उसकी याद करने लगा। फिर उस घटना के बारे में सोचने लगा। कोई ऐसे कैसे काम वासना में लिप्त होकर भी अपने आप को रोक सकता है। पर मैं भूल गया था कि वो एक लड़की है और हर लड़की में वासना को रोकने की अद्भुत शक्ति होती है। खैर, जो भी हुआ सो हुआ। पर अब जब सोने की कोशिश करने लगा तो नींद नहीं आ रही थी। कभी इधर की बात याद आती तो कभी उधर की। यूं ही करवट बदल बदल कर बार बार उस पल को सोच ही रहा था कि क्या हुआ और आगे कैसे होगा। करीब रात 2 बजे का समय हो गया था। उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं हतप्रभ था पर लपक कर दरवाजा खोल दिया। सामने प्रियंका खड़ी थी। मेरे दरवाजा खोलते ही प्रियंका मेरे ऊपर कूदती हुई चिपक गई। मेरे होठों से उसने फिर से अपने का मिलन कर दिया। अब की बार मैं प्रियंका को छोड़ने के मूड में नहीं था। मैंने दोनों हाथों से उसे कसके पकड़ रखा था। हम दोनों पूरी तरह उत्तेजित थे और मैं तो खेल शुरू करने ही वाला था। तभी उसने मुझे फिर से धक्का दे दिया और रोक दिया। उसने अलग होते हुए कहा, हम अभी ये नहीं कर सकते। मैंने थोड़ी देर आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर पूछा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। मैंने उसे समझाया, कोई बात नहीं, ये बात हम दोनों तक रहेगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने कहा, मैं कुंवारी हूँ, मैंने अभी तक नहीं किया है और यह बात उसको भी पता है। अगर हमने कुछ किया तो उसको पता चल जाएगा। वो भी अभी तक मेरे लिए ही कुंवारा है। हमने एक दूसरे के साथ पहली बार शादी करने के बाद करने का वादा किया है और मैं ये वादा नहीं तोड़ सकती। मुझे माफ कर दो। मैंने कहा, फिर मेरा क्या? उसने कहा, अभी नहीं। वो एक पल को रुक गई, फिर कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड से करने के बाद तुम्हारे साथ भी करूंगी, ये भी मेरा वादा है। और वह अपने कपड़े पहनकर मेरे कमरे से निकल गई और मैं किसी मनचले आशिक की तरह पिटा हुआ सा मुंह लटकाए उसे देखता रहा। मेरी साथ हुई पिछली घटना ने मुझे पूरी तरह झकझोर दिया था। एक पल भी ऐसा न था जब मैं उस घटना को न याद करता। प्रियंका तो चली गई थी, लेकिन वो मुझे कभी न भूलने वाली एक कड़वी याद दे गई थी, जिसकी वजह से मुझे किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। मैं जब भी कोचिंग जाता, मुझे वहाँ हर लड़की में बस प्रियंका ही दिखाई देती। अब उनमें कोई भी आकर्षण नहीं रह गया था। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी किसी और के साथ संबंध नहीं बनाए हैं, पर ऐन वक्त पर धोखा, ये साला पहली बार ही हुआ था। प्रियंका अगले दिन वापस भोपाल चली गई। शायद उस रात का असर उसे भी खूब हुआ तो होगा ही, तभी तो इतनी जल्दी वापस चली गई। पता नहीं उसने अपने आप को कैसे संभाला होगा। बस यूं ही करीब महीना भर गुजर गया। अचानक किसी ने मेरे रूम का दरवाजा खटखटाया। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मेरे सामने एक प्यारी पर हॉट सी कमसिन लड़की हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी थी। मैं समझ गया था कि ये कौन है। ये थी मेरी हवस को दोबारा जगाने वाली प्रियंका की बहन प्रतीक्षा, इस घर की सबसे छोटी बेटी जो मेरे सामने मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी थी। मैं तो बस उसको देखता ही रह गया। उसकी हाइट 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, कमर तक उसके काले लंबे बाल, उसकी कतिलाना 2 बड़ी बड़ी आंखें और ऊपर से उसके चेहरे पर जचता चश्मा। उसने लाल टॉप पहना था जो उसको और भी ज्यादा आकर्षित बना रहा था। नीचे सफेद नेकर था। मेरी आंखों ने झट से उसे स्कैन करना प्रारंभ कर दिया था। मैंने तो सोचना भी शुरू कर दिया था। तभी उसने चुटकी बजाई और कहा, मिठाई लेना भी है या मैं चलूं? अचानक से जैसे मेरी नींद सी खुली। मैंने कहा, आप कौन और ये मिठाई किस खुशी में? उसने कहा, मैं प्रतीक्षा, इस घर की राजकुमारी। मैं 12वीं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। मैंने उसे बधाई दी और थैंक्स कहा। वो यू आर वेलकम बोलकर मटकाती हुई चली गई। प्रतीक्षा के जाते ही तुरंत में मन में कहा, ये भी क्या माल थी यार। तब ख्याल आया कि कहीं इसका भी तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आजकल तो स्कूल से ही BFGF बनना शुरू हो जाते हैं। भगवान भी ना जब देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। सोने की कामना थी, हीरा मिल गया।
मैं सोचने लगा कि प्रियंका का दिया अधूरा का गम यहाँ पूरा करना है, पर कैसे बात शुरू की जाए। मैं बस उससे बात करने का बहाना ढूंढता रहा, पर कभी मौका ही नहीं मिला। मन में सवाल उठता, शायद उसकी कठोर माँ ने ही कुछ कह दिया होगा, या फिर प्रियंका ने ही तो उसको सब कुछ न बता दिया हो। जब भी हमारा आमना सामना होता, वो अपना सिर झुका कर निकल जाती। मैं मन ही मन सोचता कि कहीं मैं इतना बुरा तो नहीं दिखता। घर के मालिक के यहाँ एक कुतिया थी। प्रतीक्षा रोज शाम उसको घुमाने ले जाती। मैं छत से ही उसको देखता रहता। मैंने उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ढूंढा, पर वो मिली ही नहीं। तब मैंने सोचा कि ये मछली तो जाल में फंसने से रही। महीना बीत चला था, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। तभी एक दिन उस कुतिया के रोने और भौंकने की आवाज आ रही थी। कुतिया के गुर्राने और भौंकने की आवाज सुबह से ही आ रही थी। थोड़ी देर बाद प्रतीक्षा की आवाज आई, जो कुतिया को शांत करने का प्रयास कर रही थी, मगर कुतिया मान ही नहीं रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं नीचे प्रतीक्षा के पास आ गया। मैंने पूछा, इसे क्या हो गया है? उसने कहा, देखो न, कब से जूली को शांत कराने प्रयास करा रही हूँ, पर यह है कि सुबह से हल्ला मचाई जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे शांत करूं। कुतिया की आवाज से दर्द साफ पता चल रहा था। उसकी आवाज सुनने से पता चल गया कि वो हीट पर है और उसको किसी कुत्ते से मिलवाने का समय आ गया है। मेरा अनुभव ये कहता है कि ये छटपटाहट तो बस उसी कारण से है। फिर भी मैंने पक्का करने के लिए प्रतीक्षा से कहा कि जूली को जरा पकड़ना। उसने बैठकर जूली को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहा, चुप हो जा मेरा बच्चा। ये कहकर उसके चेहरे को अपने स्तनों के करीब करके पकड़ लिया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि काश इसकी जगह मैं होता। खैर, मैं जूली के पास गया। पहले तो मैंने उसे सहलाया, फिर प्यार से उसकी पूंछ को उठाकर देखा। मुझको समझ में आ गया कि यह सच में हीट पर है। इसका क्रॉस करने का समय आ गया है, तभी ये इतनी बेचैन है। मैंने हम कहते हुए सिर हिलाया। प्रतीक्षा मुझे देख रही थी। उसने तुरंत बेचैनी से पूछा, क्या हो गया? मैंने कहा, इलाज जल्दी करना होगा, नहीं तो ये पागल हो जाएगी। प्रतीक्षा के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हैं और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। ये सुनते ही मैंने कहा, इसे डॉक्टर की नहीं, इसे उसकी जरूरत है। मैंने ये कहा और शांत हो गया। उसने आश्चर्य से पूछा, किस चीज की? मैंने कहा, अब तुम्हें कैसे बताऊं, पता नहीं तुम समझो कि नहीं। ये कहकर मैं रुक गया। उसने कहा, बताओ तो सही, क्या हो गया जूली को? अब तुम्हें कैसे बताऊं? कहकर मैं रुक गया। फिर कुछ सोचते हुए मैं वापस बोल पड़ा, एक साथी की। अब इसका समय आ गया है और ये जवान हो चली है। ये मिलन को तरस रही है। इसका मिलन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह पागल हो जाएगी। वह मेरी तरफ देख रही थी और कुछ न समझने जैसी प्रतिक्रिया दे रही थी। फिर मैंने उसे डराते हुए पूछा, क्या कभी इसका मिलन हुआ है? तो उसने न में सर हिला दिया। फिर मैंने सोचा कि जल्दी नहीं है, यदि अभी किया तो ये मर भी सकती है। मैंने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, सब इशारों में कहा, पर प्रतीक्षा सब समझ रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी किसी सहेली को फोन किया और सब बता दिया। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली एक छोटा सा पामेरियन नस्ल का कुत्ता लेकर आई। अब जूली थी जर्मन शेपर्ड नस्ल की और वो जरा सा गुलगुला सा डॉग। कुछ होना ही नहीं था। 20 मिनट तक नाकाम कोशिश हुई। छोटे आकार की प्रजाति का कुत्ता कहाँ बड़ी हाइट की कुतिया के साथ मिलन कर पाता। बस वो कोशिश ही करके रह गया। वह लटक कर प्रयास करता और छोटे कद की वजह से नीचे गिर जाता। ऐसा बार बार होता रहा। हम तीनों बस ये तमाशा देख ही रहे थे। मैं कुछ देर तक ये सब देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया और हंस पड़ा। प्रतीक्षा ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम्हें हंसी आ रही है और मेरी जान निकली जा रही है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैंने भी तपाक से कह दिया, कोई लड़की होती तो जरूर कर देता। ये सुन उसकी सहेली भी हंस पड़ी। प्रतीक्षा ने कहा, मैं कितनी परेशान हूँ और तुम लोग हंस रहे हो। फिर हम तीनों ही हंस पड़े। मैंने कहा, इसके लिए किसी अनुभवी कुत्ते की जरूरत है। ये सुनकर प्रतीक्षा ने कहा, अब ये कहाँ से लाए? मैंने सोचा कि यही मौका है प्रतीक्षा को इम्प्रेस करने का। मैं बिना कुछ कहे बाहर आ गया और एक दुकान पर जाकर बिस्किट का एक पैकेट ले लिया। अब मैं इधर उधर देखने लगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि मोहल्ले में लावारिस कुत्तों की कोई कमी नहीं होती ही। मुझे एक कुत्ता दिखा। मैंने तुरंत उसकी तरफ बिस्किट का एक टुकड़ा फेंका। कुत्ते ने तुरंत पास आकर टुकड़ा खाना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत उसे पीछे से पकड़ लिया और लेकर वापस आ गया। मेरे हाथ में कुत्ता देख प्रतीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
मैंने कुत्ते को जूली के पास ले जाकर छोड़ दिया। फिर क्या, देशी कुत्ता था, विदेशी नस्ल की कुटिया मिल रही थी, वो भला मौका कैसे छोड़ता। जाते ही सूंघने लगा, फिर तुरंत चाटना शुरू कर दिया। जूली तो कब से बेकरार थी। उस देसी कुत्ते की लपलप करती जीभ से मुझे यही एहसास हो रहा था कि कुत्ता हो या मर्द, फ्री की देखकर कैसे जीभ लपल पाता है। उस कुत्ते ने अपना काम अच्छे से कर दिया। अब उसकी फ्रेंड जा चुकी थी और घर में बस मैं और वो थे, और वो दोनों कुत्ते कुतिया। वो दोनों इतनी देर तक लगे रहे कि आपस में जॉइंट हो गए। अब ये देखकर प्रतीक्षा बुरी तरह घबरा गई। वो बोली, ये क्या हो गया, अब क्या करे, इससे तो जूली मर जाएगी। वो बोली, प्लीज इसकी मदद करो। मैंने सोचा अब एक मौका है। मैं बोला, जिस दिन से तुम आई हो उस दिन से कभी बात भी नहीं की, और अब एकदम से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं क्यों फ्री में तुम्हारी मदद करूं? वो बोली, ऐसा नहीं है, मुझे किसी से भी आगे से खुद बात करने का मन नहीं करता है। अगर तुम बात करते तो मैं पक्का करती। अब आगे से हम पक्के दोस्त हैं, पर प्लीज जूली की हेल्प करो। मैंने थोड़ा कठोर बनते हुए कहा, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बोली, ऐसा मत कहो, मैं जानती हूँ तुम कुछ कर सकते हो, प्लीज मदद कर दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। अब ये लाइन सुनकर मेरे दिमाग में सनसनी मची। मैंने कहा, जो कहूंगा वो करोगी? वो बोली, हाँ। मैंने कहा, जो ये कुत्ते कुतिया कर रहे थे वो करोगी मेरे साथ? ये सुनकर वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या कह रहे हो तुम? तो मैंने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और जब जूली मर जाए तो बुला लेना मेरे को, इसको दफनाने में हेल्प कर दूंगा। अब वो बिल्कुल रोने की हालत में आ गई थी। वो सोच रही थी कि या तो जूली की जान बचेगी या मेरी इज्जत। उसने थोड़ा सोचकर बोला, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। मैंने कहा, सोचना नहीं है, पक्का बोलो जूली की कसम खाकर। लगता था कि उसे जूली अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। उसने तुरंत बोला, ठीक है, प्रॉमिस, पर जिस दिन मैं चाहूंगी और जैसे चाहूंगी वैसे ही करोगे। मैंने कहा, ठीक है। वो बोली, ठीक है, अब तो जूली को ठीक कर दो। मैंने कहा, मैं कर दूंगा, तुम पहले अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे सामने ये सब नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अब उस पागल को कौन बताए कि जब कुत्ता और कुत्तिया आपस में करते हैं तो उनका जॉइंट हो जाना आम बात होती है, और यह जॉइंट कुछ ही टाइम बाद अपने आप ही खुल जाता है। और हुआ भी वही। प्रतीक्षा के जाने के थोड़ी देर बाद ही उनका जॉइंट अपने आप खुल गया। अब मैंने आवाज देकर प्रतीक्षा को बाहर बुला लिया और कहा, देखो, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, अब तुम्हारी बारी है, अपने वादे से मुकरना मत। उसने कहा, ठीक है, और इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया। मैं अपने कमरे में हर टाइम बस यही सोचता रहता कि कब प्रतीक्षा मेरे पास आएगी और कब मैं उसको अपनी बाहों में लूंगा। एक रात को जब मैं सो रहा था तो रात को करीब 1 बजे मेरे गेट किसी ने खटखटाया। मैंने उठकर गेट खोला तो सामने प्रतीक्षा थी। वह तुरंत मेरे कमरे के अंदर आ गई और अंदर से कमरे को बंद कर लिया। अब वह कहने लगी, मैं सिर्फ अपना वादा पूरा करने के लिए आई हूँ, तुमको जो करना है तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। इतना सुनकर मैं खुशी के मारे उछल पड़ा। बस फिर क्या था, मेरे अंदर का हैवान जाग चुका था। मेरे सामने वह लड़की थी जिसको पाने के मैं ख्वाब देखता था, और आज वो खुद मेरे पास चलकर आई थी। तभी मैंने सोचा कि देर नहीं करनी चाहिए, कभी मेरे साथ प्रियंका वाला हादसा दोबारा से ना हो जाए। तो मेरे अंदर के भेड़िए ने उसे जवान बकरी को बुरी तरह से नोच डाला। मैंने उसके साथ इतना गंदा सलूक किया कि वह सोच भी नहीं सकती थी। मैंने उसके हर एक अंग से कामरस की एक एक बूंद निचोड़कर पी ली थी। वह बिल्कुल टूट चुकी थी और मैं भी इतना थक गया था कि बस पूछो मत। लेकिन अंत में उसे रात को हम दोनों खुश बहुत थे, क्योंकि प्रतीक्षा को भी अब कोई मलाल नहीं था, क्योंकि वह भी पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी थी। उसके बाद तो उसका और मेरा मिलना जैसे आम बात हो गई थी। वह करीब 1 महीने तक घर पर रही और उससे 1 महीने में हमने न जाने कितनी मर्यादा की दीवारें तोड़ी और कितने बार एक दूसरे को प्यार किया। मॉरल, दोस्तों, उन दोनों ने आपस में जो भी किया वह मेरे हिसाब से 80% तक सही था, क्योंकि वह दोनों जवान थे, एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और एक दूसरे को जी भरकर चाहते भी थे। 20% इसीलिए गलत था क्योंकि उनके इस रिश्ते की शुरुआत एक मजबूरी से हुई थी। हालांकि बाद में चाहे वह आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन सच तो यही था। मेरी इस कहानी को पढ़कर आपको भी समाज में होने वाली घटनाओं का पता चलता है। इससे आप और अधिक रूप से जागरूक होते हैं।
दोस्तों, कहानी पूरी पढ़ने के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। सच तो यह है कि मेरी कहानियाँ समाज में हो रही घटनाओं से जुड़ी होती है, जिसको मैं एक बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। अगर मेरी कहानियाँ आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आप चैनल पर जाकर और भी मजेदार कहानियाँ पढ़ सकते हैं। थैंक यू।